हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है साउथ कोरिया के सबसे डेंजरस सीरियल किलर, जिसको रेनकोट किलर भी बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है यू योंग चुल। और इसने सितंबर 2003 से लेके जुलाई 2004 के बीच 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब आप इसकी फोटो देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा मासूम दिखने वाला आदमी इतने सारे खून कर सकता है और साउथ कोरिया का द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे व्यूज सब्सक्राइबर बहुत डाउन हो गए दोस्तों। मैं यूट्यूब में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और जितने भी ओल्ड सब्सक्राइबर दोस्तों, अगर आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कहानी है खूंखार सीरियल किलर द रेनकोट किलर की, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। सितंबर 2003 से लेकर जुलाई 2004 के बीच इस आदमी ने, इस दरिंदे ने 26 लोगों का खून कर दिया, जिसमें से 20 लोगों का खून साबित हुआ और इसको डेथ पेनल्टी, मौत की सजा हुई। जब ये क्राइम हो रहे थे दोस्तों, तब पुलिस भी एकदम पजल थी, क्योंकि ये सब एकदम अनरिलेटेड क्राइम्स थे। और सीरियल किलर्स को पकड़ना एक्चुअली इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो रैंडम किसी को भी पिक करके उसका खून कर देते हैं। जिसको मारते हैं उसके साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इस केस में भी कुछ ऐसा था। जो ये यू योंग है, इसको औरतों से काफ़ी नफरत थी और अमीर लोगों से। ये इसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, उसका सारा दोष ये औरतों और अमीर लोगों पर देता था। अपने पूरे क्राइम के इतिहास में पहले इसने अमीर बूढ़े लोगों को मारना शुरू किया था। ये किसी ना किसी तरीके से उनके घर में घुस जाता था और फिर एक स्पेशल हथौड़ा जो इसने खुद बनाया था और एक चाकू और कुछ ग्लव्स की मदद से ये उन लोगों पे पूरी तरह से हमला कर देता था और फिर उनको मौत के घाट उतार देता था। ऐसे कुछ लोगों को मारने के बाद इसने अपना जो रुख है वो सेक्स वर्कर्स की तरफ डाला। ये फ़ोन वगैरह करके ऐसे सेक्स वर्कर्स को अपने फ्लैट में बुलाता था, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बुरी तरह से उनका खून कर देता था। फिर उस खून को छुपाने के लिए पूरे बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काट के डिसमेंबर करके कहीं पहाड़ के ऊपर ये दफन कर देता था। इसका ये पूरा खूनी खेल 10 महीनों तक चला, लेकिन अंत में पुलिस इसको पकड़ ही नहीं पाई। इसको पकड़ा एक्चुअली एक मसाज पार्लर के कर्मचारियों ने, जिस मसाज पार्लर में एक लड़की को ये फंसाने वाला था। अब दोस्तों, ये जो कोरियन सोसाइटी है ये बहुत ही एक शांत सोसाइटी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्राइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोरिया में एक्चुअली इस तरह का भयानक क्राइम पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था। लेकिन लेट 90s के टाइम ऐसे क्राइम कोरिया में भी होने लगे। उसकी भी वजह है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले इस खूंखार आदमी के लाइफ के बारे में बात करते हैं, इसका जो बचपन है कैसा गया था। अब इसका जन्म हुआ था दोस्तों अप्रैल 18, 1970 को। साउथ कोरिया के एक बहुत ही रूरल और गरीब पार्ट में इसका जन्म हुआ था, जिसका नाम है गोचांग काउंटी। इसका फैमिली बहुत ही गरीब था और उसके फादर जो थे वो एक एल्कोहलिक और जुआ खेलने वाले गेम्बलर थे। वो नियमित तौर पर अपने बीवी बच्चों का शोषण करते थे, उनको मारते पीटते थे। जब ये सिर्फ 8 साल का था, इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। इनके माता पिता के डिवोर्स के बाद इसकी कस्टडी गई इसके माँ के पास, इसकी और इसके भाई बहनों की। लेकिन इसकी माँ इन्हें पाल नहीं सकी और इनको अपने दादी माँ के पास छोड़कर उसकी माँ ने इसको अबेंडन कर दिया। इसके बाद वो वहाँ धीरे धीरे बड़ा हुआ और कुछ दिनों के बाद इसके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली और फिर इनको अपने दादी माँ के पास से अपने घर लेके चले गए। लेकिन वहाँ भी इसकी लाइफ या इसके सिबलिंग्स की लाइफ अच्छी नहीं थी। इसकी जो स्टेप मदर थी वो एक बहुत ही इविल महिला थी और इस पर बहुत ही जुल्म करती थी। अब यही सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे इसकी माँ भी इसको छोड़ के चली गई, फिर स्टेप मर्डर है वो भी इस पे जुल्म करती थी, तो इसके दिमाग में जो औरतों के प्रति जो हिंसा है, जो हेट्रेड है, वो और भी बढ़ रहा था और बचपन से ये बढ़ते जा रहा था। एक तो ये बात, और दूसरी बात है कि ये लोग काफ़ी गरीब थे, फिनेंशियली बहुत ही ये लोग स्ट्रगल करते थे बचपन में। जब ये स्कूल में था तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट था, इसको ड्राइंग आता था, म्यूज़िक वगैरह आता था।
पर इसकी दुनिया एकदम उजड़ गई जिस दिन इसके फादर का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये आर्ट्स में अच्छा था, इसलिए आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, पर अपनी गरीबी की वजह से फीस पे नहीं कर पाया और वहाँ पे इसको एडमिशन नहीं मिला। इसलिए इसको मतलब अमीर लोगों से और भी इसके मन में गुस्सा भरा हुआ है। ये जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक बहुत ही वर्ल्डी फैमिली रहता था। वो हमेशा उस फैमिली को देखता था और उनसे जलता रहता था। इसके पूरे जो एडोलेसेंट चाइल्डहुड का टाइम था, ये वुमेन को हेट करना और इन अमीर लोगों से जलना, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों ने इसके दिमाग पे काबू कर लिया था। अब दोस्तों 1991 में ये एक लड़की से मिला जो मसाज पार्लर में काम करती थी। फिर इन दोनों में प्यार हो गया, रिलेशनशिप हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली और इस शादी से उसे एक लड़का भी हुआ। ये एकदम एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था दोस्तों और बचपन से ही ये क्राइम करता था। पहले छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन बाद में ये सब क्राइम बढ़ते जा रहा था। 1988 और 1991 में इसने चोरी की, इसके लिए इसको जेल हुई। फिर 93 में भी कहीं पे चोरी की, उसके लिए भी जेल हुई। और ये सब क्राइम ये करता था, जैसे रॉबरी हो गया, फोर्जरी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी डिस्ट्रीब्यूशन ये करता था। और यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर बन के भी इसने कई लोगों को लूटा था। और हद तो तब हो गई जब साल 2000 में एक 15 साल की लड़की का इसने रेप कर दिया था और इस क्राइम की इसको 3.5 साल की सजा हुई। अब इसकी जो पत्नी है उसको इसके बारे में सब मालूम था कि ये एक क्रिमिनल है, फिर भी कुछ ना कुछ करके वो इसको झेल रही थी। लेकिन जब इसको उस रेप की 3.5 साल की सजा हुई तब इसकी पत्नी ने इसको डिवोर्स दे दिया था। इस चीज़ से इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। वैसे भी इसके मन में औरतों के प्रति गुस्सा भर ही रहा था और फिर जब इसकी वाइफ ने भी इसको डिवोर्स दे दिया तब इसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे था। अब दोस्तों जब इसको जेल हुई तब इसको समय मिला कि ये सोचे अपने लाइफ को एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा रेप जैसा हीनियस क्राइम करने के बाद भी इसको सिर्फ 3.5 साल की सजा हुई थी। लेकिन ये जो क्रिमिनल है, ये लोग ऐसे हमारी तरह रैशनल नहीं सोचते हैं। ये जब जेल में था तो ये खुद को एक प्रिपेयर कर रहा था, इसके माइंड में प्लान बना रहा था कि निकलते ही इसको क्राइम करना, औरतों को मारना, अमीरों को मारना शुरू कर देना है। क्योंकि इसके लाइफ में जितने भी पेन हुआ है, सफरिंग हुआ है, इन सब का जिम्मेदार ये औरतों और अमीर लोगों को मानता था। जेल में इसने एक सीरियल किलर के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा जो उस समय काफ़ी फेमस हुआ था और फिर उसने भी सोचा कि जैसा इस सीरियल किलर ने किया है वो भी वैसा ही करेगा जेल से निकल के। इसकी जो बीवी थी जिसने इसको डिवोर्स दे दिया वो एक मसाज पार्लर में काम करती थी और इसके मन में भी मसाज पार्लर में काम करने वाली औरतों के प्रति एकदम हिंसा, एकदम घृणा हो गई थी और वो अपनी पत्नी और उसका जो इन्फेंट बेटा था उसको मारना चाहता था। यहाँ तक कि वो उनको मारने के लिए उसके घर भी गया था, लेकिन अपने बेटे को देख के पता नहीं शायद उसका कुछ हृदय परिवर्तन हो गया होगा तो उसने उनको नहीं मारा। सितंबर 2003 में ये जेल से छूट गया था। जेल से छूटने के बाद ही इसने कहीं से इलीगल वेपन्स खरीद लिया और इसके माइंड में था कि अब ये एकदम किलिंग शुरू करने वाला है और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुत्तों को जंगल में लेके जाता था और वहाँ पे पहले कुत्तों पर टारगेट प्रैक्टिस किया था इसने। और ये हुआ था दोस्तों इसके जेल से छूटने के सिर्फ 13 दिन बाद। सोचिए ये कितना एक वायलेंट माइंड लेके जेल से छूटा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये अमीर लोगों से काफ़ी घृणा करता था, तो इसके लिए सबसे पहले इसने अमीर लोगों को ही अपना निशाना बनाया। ये सियोल के एक बहुत ही अमीर एक नेबरहुड में गया और वहाँ पे एक बहुत ही बड़े बंगले में ये ऐसे घुस गया। वहाँ पर 2 बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। इन दोनों को इसने अपने बनाए हुए हथौड़ों से पीट पीट के मार डाला। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 2 एकदम निहत्थे थे बूढ़ा बूढ़ी, उनको मारना ये कितना एक वायलेंट क्राइम है, आप सोचिए। और वो भी एक हथौड़े से पीट पीट के। तो आप सोचिए कि जो क्राइम सीन होगा वो कैसा होगा। पुलिस वालों ने भी जब इस क्राइम सीन को देखा तो मतलब वो हक्के बक्के रह गए। अब इसके बाद ये एक के बाद एक क्राइम करता ही जा रहा था। सेकंड इसने क्या किया, एक घर, बहुत ही बड़ा घर था वो भी एक अमीर नेबरहुड में, तो वहाँ पे ये घुस गया और एक बुरी महिला को इसने वही हथौड़ों से पीट पीट के मार डाला। फिर उस महिला के जो डॉटर इन लॉ थी उसको भी मारा और उनका एक हैंडीकैप एक बेटा था, डिसेबल लड़का था, उसको भी बुरी तरह से हथौड़े से मारा इसने। इसके बाद फिर ऐसे ही एक नेबरहुड में और इसने 2-3 और खून किए। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि जो हथौड़ा था या फिर चाकू और ग्लव्स पहन लेता था ताकि कोई सबूत वगैरह ना छूटे। तो ये पूरा ध्यान रखता था ये सब चीज़ों में। ऐसे एक के बाद एक बॉडीज मिल रही थी और इतने बड़े बड़े घर के लोग मर रहे थे, तो पुलिस का भी एकदम दिमाग चकरा गया था कि ये सब कौन कर रहा है।
और ये जब ये क्राइम करता था तो उसके बाद ऐसा दिखा देता था कि ये किसी चोर ने किया है, मतलब कबर्ड वगैरह खोल के ऐसा। लेकिन पुलिस को मालूम चल गया था कि ये एक सीरियल किलर का ही काम है, क्योंकि कोई चोरी नहीं होती थी वहाँ से। पुलिस इसको पकड़ने में बिल्कुल ही नाकामयाब रही। सीसीटीवी फुटेज कुछ मिलते थे, लेकिन वो जो अर्ली 2000s था उस समय सीसीटीवी इतने हाई डेफिनेशन नहीं होते थे। पीछे से इसका कुछ एक फुटेज मिला था जिससे इसको पहचानना एकदम ही मुश्किल था। कुछ खून से सने फुटप्रिंट्स भी मिले, लेकिन इसकी कोई शिनाख्त कभी नहीं हुई। अब यू को एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी जो एक कॉल सेंटर, मतलब ये वो वाला कॉल सेंटर नहीं जो एक्स रेटेड ये टेलीफोन कॉल्स वगैरह होता है, उस तरह के कॉल सेंटर में वो लड़की काम करती थी। तो यू के साथ उसका रिलेशनशिप कुछ 1-1.5 महीना चला। लेकिन जब उस लड़की को पता चला कि इसका जो पास्ट है वो एकदम क्रिमिनल वाला पास्ट है, एक वायलेंट पास्ट है, तब उस लड़की ने भी इससे बात करना छोड़ दिया। और इस चीज़ से इसको और गुस्सा आया। मतलब आप देख सकते हैं कि इसके लाइफ में जो भी हो रहा है उसका ब्लेम ये खुद पे नहीं बल्कि दूसरों पे डालता है और गुस्सा होता है और ऐसे क्राइम करने लग जाता है। अब इसने जो अमीर बुरे लोग थे उनसे फोकस हटा के ऐसे औरतों लड़कियों को ये मारने वाला था जो वो काम करती थी जो इसकी एक्स वाइफ और इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो करती थी। जैसे इसकी एक्स वाइफ मसाज पार्लर में काम करती थी और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी ऐसे एक एक्सरेटेड टेलीफोन सर्विस में काम करती थी। तो ये उन लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला था। ये क्या करता था, किसी अननोन नंबर से ऐसे एजेंट्स को फ़ोन करता था, दलाल जो लड़कियों के दलाल, तो उनको फ़ोन करके फिर ये ऐसी एक लड़की अपने फ्लैट में मंगवा लेता था। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको बेड पे ही उस हथौड़े से मार मार के उसकी हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद ये उन लड़कियों की बॉडीज़ को अलग अलग टुकड़ों में काट के बैग्स वगैरह में भर के कहीं पहाड़ पे दूर इसने कब्र खोदी हुई थी, वहाँ पे सबूत मिटाने के लिए इनको वहाँ पे दबा देता था। बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ पे निशानी भी छोड़ता था ताकि उसको मालूम चले कि किस जगह पहले से ही बॉडी गड़ी हुई है। यहाँ तक कि जब ये दोस्तों अरेस्ट हो गया, इसने पुलिस को ये भी बोला कि इसने कई विक्टिम्स का जो लीवर है वो भी खाया है। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका कभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन आप सोच सकते हैं ये कितना वायलेंट आदमी है दोस्तों, कितना वायलेंट। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि इसका अरेस्ट कैसे हुआ। अब ये क्या करता था दोस्तों, अलग अलग नंबर से ये मसाज पार्लर वालों को फ़ोन करता था ताकि वो लोग इसके फ्लैट में लड़कियां भेजें। लेकिन इसने एक बार एक गलती क्या कर दी कि जिस लड़की को पहले मार चुका था उसी के फ़ोन से उसने मसाज पार्लर में फ़ोन कर दिया। अब मसाज पार्लर का जो मालिक था वो जानता था कि ऐसे कई मसाज पार्लर से लड़कियां गायब हो रही है और वो ये नंबर पहचान गया था कि ये एक मिसिंग लड़की का नंबर है। तो इस मसाज पार्लर के मालिक ने पुलिस को खबर दी। पुलिस फिर भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी और फिर पुलिस ने सिर्फ एक आदमी भेजा ताकि इसको पकड़ा जा सके। लेकिन वो आदमी भी इसके आने से पहले ही वो भी चला गया था, वो पुलिस वाला। तब इस मसाज पार्लर के एम्प्लॉयज ने ही यू को पकड़ा जब वो उस लड़की से मिलने आने वाला था। उन्होंने यू को पकड़ा और फिर पुलिस को सौंप दिया। अब जब पुलिस ने यू को पकड़ा था तब पुलिस को ये मालूम नहीं था कि वो जो बुरे लोगों का खून हुआ है वो भी इसी ने किए हैं, या फिर ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि इसने ही वो सब खून किए हैं। यू ने पुलिस के सामने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो बहुत ही एक स्मार्ट आदमी है, उसका आईक्यू बहुत हाई है, और इसने पुलिस के सामने एक ऐसी एक्टिंग की कि इसको एपिलेप्टिक शॉक यानी कि जो मिर्गी वाला दौरा होता है वो पड़ गया है। इसकी वजह से पुलिस ने इसके हैंडकफ्स खोल दिए और ये भागने में कामयाब हो गया दोस्तों। पुलिस स्टेशन से ये भाग गया, लेकिन ये फिर से पकड़ा गया 12 घंटे बाद। जब ये दूसरी बार पकड़ा गया तो इसने सारे के सारे खून का कन्फेस कर लिया। इसने कहा कि इसी ने ये सारे खून किए हैं। यहाँ तक कि ये पुलिस को जिस जगह पे इसने बॉडीज़ को दबाया था वहाँ तक भी लेके गया और सारे सबूत दिए कि इसी ने ये सब खून किए हैं। बाद में यू ने जितने भी लोगों को इसने मारा है उनके घर वालों को सॉरी बोला, लेकिन एक बात ये भी बोली कि अगर पुलिस इसको नहीं पकड़ती तो ये कभी नहीं रुकता, ये मर्डर करते जाता। और इन टोटल इसने 26 लोगों का खून कर दिया, ये इसने कन्फेस किया। जब इसका मीडिया में इंटरव्यू हुआ तो इसने बोला कि 26 लोग तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये तो 100 से ज़्यादा लोगों को मारने वाला था। आप सोचिए इसका कॉन्फिडेंस, सोचिए ये कितना इविल एक आदमी है कि मीडिया के सामने पकड़े जाने के बाद इस तरह की बात कर रहा है। इसने मीडिया से एक और बात कही कि जब ये लोगों को मारता था, उनको काटता था, बीहेड कर देता था, तब भी मतलब ये कुछ सोचता ही नहीं था, एकदम कोल्ड हार्टेड इंसान था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बॉडी को काट रहा था,
म्यूटिलेट कर रहा था। तभी इसके बेटे ने इसको फ़ोन किया और पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। तब उस मोमेंट में इसने बोला कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अब दिसंबर 2004 में दोस्तों इसका जो ट्रायल चला उसमें ये साबित हुआ कि 26 में से 20 जो खून है वो तो पूरी तरह से साबित हो गए, बाकी 6 में सबूत के अभाव में उन सबको छोड़ना पड़ा और इसको डेथ पेनल्टी की सज़ा हुई। लेकिन करंटली जो साउथ कोरिया में डेथ पेनल्टी पर होल्ड लगा हुआ है, मतलब ये अभी क्लियर नहीं है कि इसको डेथ पेनल्टी होगी या उम्र कैद होगी। तो फिलहाल ये सियोल के एक डिटेंशन सेंटर में बंद है। दोस्तों जो यू योंग का ये पूरा एक क्राइम स्प्री था, मर्डर स्प्री, इसे देख के सियोल की नहीं पूरे साउथ कोरिया के लोग एकदम दंग रह गए थे, क्योंकि इस तरह का वायलेंट क्राइम कभी भी कोरिया में देखा नहीं गया था। इसका जो ये कहानी है वो 2008 की एक पिक्चर द चेजर में भी दिखाया गया है और रिसेंटली 2021 में नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री आया है जिसका नाम है द रेनकोट किलर चेजिंग ए प्रीडेटर इन कोरिया। तो इस डॉक्यूमेंट्री में भी 3 एपिसोड की ये डॉक्यूमेंट्री है, इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। मैं आग्रह करूंगा आप ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए। पुलिस को भी इस केस में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों, मीडिया की तरफ से भी या फिर लोगों की तरफ से भी, क्योंकि पुलिस ने अपना काम शायद अच्छी तरह से नहीं किया, इसीलिए ये यू को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए थे। अब यू के अरेस्ट के बाद कोरियन जो पुलिस फोर्स है वो एक बहुत ही बड़े चेंज से गुजरी है, ताकि फ्यूचर में इस तरह के कैदियों को, इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। और अंत में दोस्तों जो यू यंग है इसको द रेनकोट किलर क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये पकड़ा गया था एक पूरा मीडिया सर्कस हो गया था, मीडिया इसके पीछे पड़ी हुई थी। और जब ये पुलिस वालों को जो क्राइम सीन है जिस जगह पे इसने बॉडीज़ को गाड़ के रखा था वहाँ पे लेके गए थे, तब इसने येलो कलर का रेनकोट पहना था। तब मीडिया ने इसको नाम दे दिया था द रेनकोट किलर। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की इस खतरनाक रेनकोट किलर की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे और नए एपिसोड्स के लिए। थैंक यू सो मच।